दोस्तों, पंकज हॉस्टल में रहता है। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने घर आया रहता है। लाइट कट जाती है, इसलिए वो अपनी मम्मी आराधना के साथ छत पर ही सो जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे टटोल रहा है। वो घबरा करके उठ करके बैठ जाता है। जो मंजर वो अपनी आंखों से देखता है, उसे पूरा जीवन भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी आराधना जिनकी साड़ी डोरी पर डली रहती है। अब जब वो देखता है कि उसकी मम्मी आराधना की साड़ी तो डोरी पर डली हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि पंकज के पास ना तो मल्टीमीडिया मोबाइल रहता है और ना ही वो वाला वीडियो देखा रहता है। अब ऐसे में पंकज को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी मम्मी आराधना को क्या हो गया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने पापा को जगाने जाता है, बताने चाहता है कि पापा चलो देखो, मम्मी को कुछ हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता से कुछ बता पाता, आराधना उसे पकड़ लेती है और फिर इसके बाद वो अपने बेटे पंकज के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी बंद कमरों में एक दूसरे के साथ करते हैं। अब इधर पंकज को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगता है। पंकज अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्यों रुक गई? आप सुबह तक क्या ये सब कुछ कर सकती हैं? आराधना कहती है, अरे पंकज, तुम मुझसे जितने दिन कहोगी, जितना देर कहोगी, मैं उतना कर सकती हूँ, बस तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। पंकज कहता है कि हाँ मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही पंकज और आराधना दोनों एक दूसरे के साथ सुबह तक ये सब कुछ करते रहते हैं। इधर आराधना के पति धर्मेंद्र, जो कि लोको पायलट रहते हैं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ऊपर छत पर उनकी पत्नी और उनका बेटा एक दूसरे के साथ क्या रंगरलियां मंगा रहे हैं। धर्मेंद्र खर्राटे लेकर के सो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह ही निकलना रहता है। अब जैसे ही 7 साढ़े 7 बजता है, आराधना नीचे आती हैं, फ्रेश होती हैं। इसके बाद वो चमका करके साड़ी पहन लेती हैं। पंकज जो छत पर ही सो रहा होता है गहरी नींद में, क्योंकि पंकज जिसके साथ ये सब कुछ पहली बार हुआ था। अब ऐसे में उसे कमजोरी आ जाती है और इसी कमजोरी के कारण वो उठ नहीं पाता है और गहरी नींद में चला जाता है। इधर आराधना अपने पति धर्मेंद्र को नाश्ता देती हैं, उनके लिए टिफिन पैक करती हैं और फिर उन्हें वो बाय बोल करके छत पर अपने बेटे पंकज को जगाने आ जाती हैं। लेकिन पंकज अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। वो नहीं उठता है। जब छत पर धूप आ जाती है, इसके बाद पंकज नीचे उतर कर आता है और फिर वो किचन में ही अपनी मम्मी के साथ वो सब कुछ करने लगता है। इधर आराधना, जो कि किचन में खाना बना रही होती हैं, जब वो अपने बेटे की उत्सुकता देखती हैं तो खुद को रोक नहीं पाती हैं। अब फिर उन दोनों के बीच सुबह में भी वो सब कुछ हो जाता है, जो कि लड़का और लड़की शादी के बाद करते हैं। माता पिता की आज्ञा लेने के बाद ही वो लोग, पति पत्नी के बाद ही जो कुछ करते हैं, वो पंकज और उसकी माँ आराधना एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक दिन अचानक पंकज जिसकी हत्या हो जाती है। अब पिता, जो कि लोको पायलट रहते हैं धर्मेंद्र, वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आनंद फानन में वो अपने घर पहुंचते हैं तो अपने बेटे का शव देख करके बिलक बिलक करके रोने लगते हैं, क्योंकि उनके एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था और यही उनके वंशज को आगे बढ़ाने वाला था। अब ऐसे में उनका बेटा ही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इधर माँ आराधना का भी रो रो करके बुरा हाल रहता है कि आखिर उनके बेटे की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी, उनके बेटे को क्या हुआ। इधर पुलिस वाले आते हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन माता पिता ये साफ कर देते हैं कि वो अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे। अब इधर पुलिस वाले जोर जबरदस्ती शव को कब्जा लेते हैं और फिर पंकज का पोस्टमार्टम करने के बाद वो उसके शव को उसके माता पिता के हवाले कर देते हैं। अब किसी तरीके से पंकज की माँ अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि पिता और माँ इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपने बेटे को अंतिम क्रिया में हिस्सा ले सकें या अपने बेटे को मुख अग्नि दे सके। पंकज के मामा ही पंकज को मुख अग्नि देते हैं, क्योंकि पंकज जिसकी कोई बहन नहीं रहती है। अब इधर ना तो आराधना को कुछ समझ में आता है और ना ही धर्मेंद्र को कुछ समझ में आता है कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट में यह साबित हो गया था कि पंकज की डेथ नेचुरल है। अब माता पिता जिन्हें शंका होती है कि नहीं, उनके बेटे के साथ कुछ तो हुआ है, किसी ने तो कुछ किया है, वरना अचानक उनके बेटे की मृत्यु कैसे हो जाएगी।
लेकिन पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ लेते और कहते हैं कि देखिए, आपके बेटे की नेचुरल डेथ हुई है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नेचुरल डेथ है। अब जैसे ही माता पिता अपने हाथ में रिपोर्ट लेते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस वाले जो केवल साक्ष्य मानते हैं। अब ऐसे में साक्ष्य में ही जब ये लिखा हुआ है कि पंकज की नॉर्मल डेथ हुई, तो ऐसे में माता पिता करते तो क्या करते। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता जिन्हें अपने इकलौते बेटे के जाने का गम सता रहा होता है और उन्हें लगता है कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत बड़ी घटना और अनहोनी घटित हुई है, वो चाहे जो भी हो वो उसके बारे में पता करके रहेंगे। इसलिए पंकज के पिता धर्मेंद्र और मां आराधना दोनों ही सीबीआई की जांच की मांग कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस वाले माता पिता की एक नहीं सुनते हैं। वो केवल यही कह करके पल्ला झाड़ रहे होते हैं कि देखिए, आपके बेटे की जो रिपोर्ट आई उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डेथ ये नॉर्मल है। अब ऐसे में नॉर्मल डेथ में हम किसी पर शंका नहीं कर सकते, किसी को जेल में नहीं बंद कर सकते और ना तो हम किसी से पूछताछ कर सकते हैं। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। धर्मेंद्र जो कि लोको पायलट रहते हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ मीडिया को बुलवाते हैं। मीडिया में ये बात उछलती है, जैसे मीडिया में ये बात उछलती है तो फिर अखबारों तक आती है। अखबारों के द्वारा ये पुलिस को जो सीनियर अधिकारी रहते हैं उनके कानों तक जू रेखती है, क्योंकि माता पिता जो धरने पर बैठ जाते हैं उनकी यही मांग रहती है कि उनके बेटे पंकज को न्याय मिलना चाहिए। अब ऐसे में पंकज के केस की सीबीआई जांच शुरू हो जाती है। अब सीबीआई वाले भी हैरान परेशान कि आखिर आराधना के बेटे पंकज की मृत्यु कैसी हुई, क्योंकि ना तो कोई घर के अंदर आता दिखा, ना ही कोई घर के बाहर जाता दिखा और ना ही पंकज की रिपोर्ट में ऐसी कोई भी शंका वाली बात नजर आई, उसमें तो नेचुरल डेथ है। अब ऐसे में सीबीआई वालों का माथा भी ठनक जाता है कि आखिर वो इस केस को सुलझाए तो कैसे सुलझाए। 2 साल का समय निकल जाता है, लेकिन सीबीआई भी इस केस को सुलझाने में असफल नजर आ रही होती है। इधर सीबीआई भी दबाव में काम कर रही होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है गांव वालों के द्वारा। गांव वाले धरने पर बैठ जाते हैं कि 2 साल बाद भी सीबीआई इस केस को सुलझा नहीं पाई है। आखिर कब तक ऐसे मासूम लोगों की मृत्यु होती रहेगी और कब तक बूढ़े माता पिता अपने बेटों को खोते रहेंगे, क्योंकि पंकज जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा रहता है। अब ऐसे में उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से जा चुका था। इधर पंकज के माता पिता धर्मेंद्र और मां आराधना जो 2 सालों बाद भी अपने बेटे को भूल नहीं पाए थे, वो अपने बेटे की याद में तड़प रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। पंकज के पिता धर्मेंद्र, जिनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मजबूर होकर के उनकी धर्मपत्नी आराधना को अपने ही पति को पागल खाने भेजना पड़ा। पंकज के पिता धर्मेंद्र जो कि अब पागल खाने में रह रहे होते हैं। इधर पत्नी आराधना केवल घर में अकेले रहती हैं, पूरा घर उन्हें काट रहा होता है। इसलिए पंकज के मामा अपनी बहन को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और पंकज के घर में, जिस घर में कभी शादी होती, पंकज की पत्नी आती, कभी उसके बेटा और बेटी घर में खेल रहे होते, लेकिन आज उस घर में ताला लगा हुआ है, क्योंकि घर का जो इकलौता बेटा रहता है, उनके वंशज को बढ़ाने वाला, वो ही इस दुनिया से चला गया। आराधना अब अपने मायके में रह रही होती हैं। वो गुमसुम रहती, ना तो किसी से बात करती हैं और ना ही किसी के सवालों का किसी प्रकार का कोई जवाब देती हैं, क्योंकि अब आराधना सीबीआई से भी अपनी पूरी उम्मीद खो चुकी थी कि वो उनके बेटे के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ करके उन्हें न्याय दिलाएंगे। इसी में पंकज के मामा कौशल जो अपनी बहन और अपने जीजा जी की देख रेख में लगे रहते हैं, वो हर महीने अपने जीजा जी से मिलने जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी आराधना कभी भी अपने भाई के साथ पागल खाने नहीं जाती है। कौशल को भी लगता है कि अगर वो अपनी दीदी को अपने साथ लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने पति को इस अवस्था में देखकर, पागल खाने में देखकर शायद वो पूरे तरीके से टूट जाए और अपनी मानसिक स्थिति खो चुके और अपनी मानसिक स्थिति खो दें। ऐसे में पहले ही वो अपने जीजा को खो चुके हैं। जीजा उनके पागल खाने में, अगर उनकी दीदी को भी कुछ हो गया तो वो अपनी दीदी को भी खो देंगे। अगर वो अपनी दीदी को खो देंगे तो हो सकता है कि उनकी दीदी भी पागल खाने चली जाए। बस इसी डर से कौशल अपनी दीदी को अपने साथ नहीं लेकर के जाते हैं।
इधर पत्नी आराधना, जिन्हें इस बारे में नहीं पता रहता है कि उनका पति धर्मेंद्र जो कि इस समय पागल खाने में, जब भी वो अपने पति को पूछती तो कैसल कह देते, दीदी भैया आपको तो पता है कि लोको पायलट है, उनकी ड्यूटी चल रही, ऐसे में वो 1 साल से पहले नहीं आ पाएंगे। हमारी उनसे रोज़ बात होती रहती है, लेकिन वो आपसे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि वो आपसे गुस्सा है। उन्हें लगता है कि आपकी वजह से ही पंकज इस दुनिया में नहीं है। अब इधर आराधना की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पति को फ़ोन कर सके, क्योंकि आराधना को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो अपने बेटे के साथ वो सब कुछ नहीं करती छत पर, तो शायद आज उनका बेटा जीवित होता। आराधना को ये लगता है कि उनके बेटे के साथ वो इतना कुछ कर रही थी, ऐसे में उनका बेटा धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, क्योंकि आराधना वो वाला वीडियो देखने के बाद अपने बेटे पंकज के साथ वो सब कुछ किया करती थी पूरी रात। अब ऐसे में बेटा पंकज जो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उसे इतनी ज़्यादा परेशानी होती, तकलीफ़ होती है, वो अपनी मम्मी आराधना से कहता है, लेकिन आराधना कहती है कि देखो पंकज, अभी तुम इस चीज़ में नए हो, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब पंकज अपनी माँ के कहने पर अपनी माँ का साथ देता है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन इधर धीरे धीरे पंकज इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा आराधना का सोचना रहता है। अब धीरे धीरे पंकज के केस को 2.5 साल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन CBI अभी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची थी। अब इधर गांव वालों का गुस्सा फूट जाता है, वो CBI वालों को कटघरे में खड़े कर देते हैं। अब CBI वाले जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है, गांव वाले CBI वालों को केवल 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर वो इस केस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर वो लोग धरने पर निकल जाएंगे और फिर इससे CBI वालों की बड़ी बदनामी हो जाएगी। CBI वाले ठान लेते हैं कि अब उनकी इज्जत का सवाल है, वो इस केस को पूरे तरीके से सॉल्व करने में लग जाते हैं। वो थाने से रिपोर्ट मंगवाते हैं जिसमें कि ये साफ था कि पंकज की जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल डेथ से हुई है। अब इधर माता पिता और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है और इसे बदला गया है। CBI वाले पंकज की मामा कौशल माँ आराधना के सामने इस केस की पूरी चिट्टी बिट्टी खोलते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। मीडिया वाले जिनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पंकज की मृत्यु एक सोची समझी साजिश रहती है और उसे मारने वाला कोई और नहीं रहता है बल्कि उसके पिता धर्मेंद्र रहते हैं। बाद धर्मेंद्र को पागल खाने से थाने लेकर के आया जाता है। CBI वाले धर्मेंद्र से कहते हैं कि देखो धर्मेंद्र, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना नाटक बंद करो। हमें पता है कि तुम पागल नहीं हो, तुमने सजा से बचने के लिए पागल बनने का नाटक किया है। अब ऐसे में तुम्हारा भांडा फूट चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि तुम सच उगल दो। CBI वालों के बहुत कहने पर भी धर्मेंद्र सच नहीं उगलता है। CBI वाले कहते हैं कि देखो धर्मेंद्र, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो हम तुम्हारी सजा कुछ कम करवा सकते हैं, वरना ऐसे तो सूरत में फांसी ही होगी अपने इकलौते बेटे की हत्या के जुर्म से। धर्मेंद्र ये सुनता है तो वो CBI के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वो CBI वालों से कहता है कि सर हमसे गलती हो गई, अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो कि एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर रहे थे जो कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी ड्यूटी से वापस आया था, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए उठा, लेकिन वहाँ ग्लास में जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कहीं भी कमरे में नहीं थी, ना तो बेड पर थी, इसलिए मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देते देते छत की ओर जाने लगा तो मुझे बड़ी ही तेजी से आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे बेटे पंकज और मेरी पत्नी आराधना की थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंचता हूं तो जो मंजर मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मेरे पीठ पीछे मेरी ड्यूटी पर चले जाने के बाद मेरी पत्नी मेरे ही बेटे पंकज के साथ वो सब कुछ कर रही थी जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। मैंने अपने बेटे पंकज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा पंकज मुझसे बार बार ये कह रहा था कि पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है, मैं इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं आपका कहना नहीं मान सकता हूँ। तो मजबूर होकर के मुझे अपने बेटे पंकज के साथ ऐसा करना पड़ा, मुझे अपने बेटे पंकज को रास्ते से हटाना पड़ा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। अब जैसे आराधना ये सुनती हैं तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अपने पति धर्मेंद्र से कहती हैं कि अजी आपको अगर पंकज से दिक्कत थी, मुझसे समस्या थी तो आप मुझसे कह देते, अगर पंकज नहीं मान रहा था, आपको जब सच पता ही चल गया था, कम से कम हमारा बेटा तो हमारे बीच रहता, मैं ऐसा कुछ ना करती अपने बेटे से, मैं आपसे माफ़ी
माफ़ी मांग लेती जो मुझसे जो कुछ भी जाने अनजाने में हुआ। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। आप ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहते थे, केवल हफ्ते में एक बार ही आप घर पर आते थे। ऐसे में मुझे पति सुख नहीं मिल पा रहा था तो मैं करती तो क्या करती, जाने अनजाने में मैं बहक गई थी। आपको तो पता है कि जब इंसान को ज़रूरत लगती है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता है और फिर ऐसी उससे भूल हो जाती है कि जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। अब पति और पत्नी दोनों ही अपनी अपनी गलतियों पर फूट फूट करके रो रहे होते हैं। इधर पति को लगता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर उसका बेटा पंकज नहीं मान रहा था तो वो अपनी पत्नी से कहता तो शायद उसकी पत्नी आराधना उसे समझाती और फिर वो अपने बेटे पंकज के साथ ऐसा कुछ ना करती। इधर आराधना को लगता है कि काश उसका पति सर्विस पर ना होता, ड्यूटी पर तैनात ना होता, घर पर ही रहता तो फिर वो पंकज के साथ ऐसा कुछ ना करती और आज उसका बेटा जीवित होता। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ गले लग कर के घंटों रोते रहते हैं। अब इधर कौशल पंकज के मामा आते हैं। अब वो किसी तरीके से अपनी दीदी आराधना को वहां से लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद देवेंद्र को 10 सालों की सजा होती है। 10 सालों की सजा काटने के बाद देवेंद्र अपनी पत्नी आराधना के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही 10 साल बाद आराधना अपने पति को देखती हैं तो पति से गले लग कर के फुट फुट कर रोने लगती है। अब दोनों पति और पत्नी कौशल के ही घर पर रह रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पुश्तैनी मकान नहीं जाते, क्योंकि उस मकान में उन्हें अपने बेटे पंकज की याद आती है। क्या करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी आप लोगों को सुनना पसंद है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।